हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फेनेटोइन ड्रग के बारे में। इम्पोर्टेंट ड्रग है ये। फेनेटोइन ड्रग जो है वो एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का जब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें एक टाइप आता है हाइडेंटोइन। तो जो हाइडेंटोइन टाइप के जो ड्रग्स हैं एंटी एपिलेप्टिक, उनमें एक एग्जाम्पल है कौन? फेनेटोइन। तो आपको याद रखना है फेनेटोइन जो है वो एक हाइडेंटोइन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें फेनेटोइन के बारे में तो ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है और साथ ही साथ में इसके सेलेक्टिव इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं एज ए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। ओके। और अगर ये ड्रग अगर कोई पर्सन एडमिनिस्टर अगर करता है तो उसके अंदर जो ड्राउजीनेस जो एक साइड इफेक्ट है ये हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको याद रखना कि फेनेटोइन जो है वो ड्राउजीनेस जो इफेक्ट है वो प्रोड्यूस नहीं करता। अब हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की कि किस तरह से ये हमारी बॉडी में क्या करेगा, एक्ट करेगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर अपन बात करें तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि जो फेनेटोइन ड्रग है ये सोडियम चैनल जो कि क्या है वोल्टेज डिपेंडेंट है, उनके साथ क्या होता है ये बाइंड होगा और बाइंड होने के बाद इसका जो मेन पर्पज है वो है कि जो एपिलेप्सी में जो सीजर्स आते हैं उनके स्प्रेड होने को क्या करना है, रोकना है। तो क्या करेगा ये फेनेटोइन, ये जाकर के सोडियम चैनल जो है उनके साथ में बाइंड होगा और बाइंड होने के बाद जो सोडियम की एंट्री होती है न्यूरॉन के अंदर उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। और इसका मेन पर्पज होता है कि जो ये इनएक्टिवेटेड स्टेट है इसको क्या करना है, प्रोलॉन्ग करना है। ओके। यहाँ पर अज्यूम करते हैं अपन कि ये हमारे पास में एक डायग्राम है जो किसका है, एक न्यूरॉन का है और उसका एक्सोनल पार्ट यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है। यहाँ पर हमें तीन फेज हमें देखने को मिलेंगी। नंबर 1 है रेस्टिंग फेज, नंबर 2 है एक्टिव स्टेट और नंबर 3 जो है वो क्या है, इनएक्टिवेटेड स्टेट। जो एक्टिवेटेड स्टेट है इसको हम लोग ओपन स्टेट भी बोल सकते हैं। इनमें होता क्या है कि सबसे पहले से ही कोई भी स्टिमुलेशन मिलता है तो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो एक्शन पोटेंशियल जो है सबसे पहले जनरेट होने के बाद में वो एक्टिवेशन फेज में आएगा और एक्टिवेशन फेज में जैसे ही उसका इफेक्ट क्या होगा, खत्म होगा, तो वो इनएक्टिवेटेड स्टेट में चला जाएगा। और फिर लेटर ऑन क्या होने वाला है कि जो हमारे पास ये जो इनएक्टिवेटेड स्टेट है ये वापस किसके अंदर आती है, रेस्टिंग स्टेट के अंदर, और वापस इसको जाना पड़ता है किसमें, एक्टिवेटेड स्टेट में, और वापस फिर ये किसमें जाएगा, इनएक्टिवेटेड स्टेट में। तो इस तरह से ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग फेनेटोइन अगर एडमिनिस्टर करते हैं तो ये जो फेनेटोइन है ये फेनेटोइन क्या काम करेगा, ये फेनेटोइन बाइंड होगा किसके साथ में, सोडियम चैनल के साथ में, और बाइंड होने के बाद जो इनएक्टिवेटेड स्टेट है उसको प्रोलॉन्ग करेगा। ठीक है। और साथ में ही क्या करेगा, ये जो सोडियम आयंस हैं उनकी न्यूरॉन के अंदर एंट्री को क्या कर देगा, ये प्रिवेंट कर देगा। इट मीन्स न्यूरॉन के अंदर क्या नहीं हो पाएगा, सोडियम की एंट्री नहीं हो पाएगी। और जो हम लोग स्टेट की बात कर रहे थे इनएक्टिवेटेड स्टेट, ये स्टेट हमें यहाँ पर लंबे समय तक देखने को मिलेगा। ओके। सेकेंडली अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो देखिए यहाँ पे जब न्यूरॉन के अंदर सोडियम जो है अगर एंटर नहीं होगा तो इंट्रा न्यूरोनल कॉन्सेंट्रेशन है सोडियम का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और ये डिक्रीज होने की वजह से हमें मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। ओके। अब मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट में क्या होता है कि यहाँ पर जो बार बार जो पोटेंशियल जनरेट होता था, एक्शन पोटेंशियल, वो यहाँ पर जनरेट नहीं होगा। तो लेटर ऑन क्या देखने को मिलेगा हमें, यहाँ पर जो जनरेशन होता था किसका, रेपिटेटिव एक्शन पोटेंशियल का, वो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनहिबिट हो रहा है। ठीक है। इनहिबिट होने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पे कि इसके इफेक्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो सीजर का जो स्प्रेड हो रहा था, ठीक है, इफेक्ट, वो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो सीजर डिस्चार्ज जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा। और यहाँ हम बात कर रहे थे कि जो एक्टिवेटेड स्टेट है उस एक्टिवेटेड स्टेट में यहाँ से अंदर की तरफ जो है वो सोडियम क्या होता था, एंटर होता था। तो हम इसको ही क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ब्लॉक कर रहे हैं यहाँ पर। और वो कैसे करेंगे, अंदर जो है वो क्या चला जाएगा यहाँ पर फेनेटोइन, और वो इस सोडियम चैनल के साथ जाकर के बाइंड हो जाएगा। इसके अलावा अगर अपन बात करें, ये नॉर्मल स्टेट मैंने बताया था अभी आपको कि यहाँ पर अगर अपन देखें तो जो सोडियम चैनल के फॉर्म है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, रेस्टिंग फेज से, फिर जाएंगे वो किस में, एक्टिवेटेड में, जिसमें मैंने बताया आपको कि इसको ओपन स्टेट भी बोला जाता है, और बाद में वो स्टेट जो है वो किस में जाएगा, वो इनएक्टिवेटेड फेज में। जब वापस एक एक्शन पोटेंशियल को जनरेट होना होता है तो ये इनएक्टिवेटेड स्टेट है
ये वापस किधर आती है भाई, रेस्टिंग स्टेट में, और फिर वापस क्या होगा, एक स्टिमुलेशन मिलेगा और वापस ये जो पाथवे है ये क्या होगा यहाँ पर फॉलो होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर हमने फेनेटोइन जो है ड्रग, इसका यूज अगर हमने हाई कॉन्सेंट्रेशन पर अगर किया है तो उस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, जब जैसे ही हम लोग फेनेटोइन एडमिनिस्टर करेंगे तो ये फेनेटोइन जो है वो क्या करेगा, जो कैल्शियम का जो इन्फ्लक्स होता है न्यूरॉन के अंदर, उस इन्फ्लक्स को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैल्शियम जो है, जो कैल्शियम आयन है, इनका न्यूरॉन के अंदर क्या रोल है। ये जो कैल्शियम आयन है ये जैसे ही इस न्यूरॉन के अंदर क्या होंगे, यहाँ पर एंटर होंगे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में, तो वहाँ पर ये देखने को मिलेंगे हमें क्या, सिनेप्टिक वेसाइकल। और इन सिनेप्टिक वेसाइकल के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर। ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो होंगे एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर और दूसरे होंगे कौन से, इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर। ये जो एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर जो हैं वो जिस सिनेप्टिकल वेसाइकल के अंदर होते हैं तो उनको ब्रेक डाउन करने के लिए कैल्शियम आयन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर कैल्शियम आयन जो है अगर वो यहाँ पर अंदर एंटर नहीं हो पाता है तो फर्दरली ये सिनेप्टिक वेसाइकल जो है इसका डीग्रेन्युलेशन भी नहीं होगा, और अगर डीग्रेन्युलेशन नहीं होगा तो यहाँ पर जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं हमारे पास में वो भी क्या नहीं हो पाएंगे, रिलीज नहीं हो पाएंगे। सेकेंडली अगर अपन बात करें यहाँ पर किसके बारे में, क्लोराइड आयन के बारे में, तो ये क्लोराइड आयन का क्या रोल है यहाँ पर, ये क्लोराइड आयन भी क्या होंगे, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में एंटर होंगे और सिनेप्टिक वेसाइकल जिसके अंदर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या हैं, भरे हुए हैं, फील्ड है, ये उन सिनेप्टिक वेसाइकल्स को क्या करता है, डीग्रेन्युलेट करता है और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स की रिलीज को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, वो फिर यहाँ पर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आकर के आगे जो बाद में हमारे पास में पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जो रिसेप्टर्स लगे होंगे उन रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर के अपना एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो कैल्शियम का जो इन्फ्लक्स है, ये कैल्शियम का इन्फ्लक्स क्या कर दिया गया, इनहिबिट कर दिया गया न्यूरॉन के अंदर, किसके थ्रू, ये फेनेटोइन के थ्रू। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, जो गाबा है इसका रेस्पॉन्स जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि कैल्शियम अगर जाता अंदर तो वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स को एक्टिवेट करता, लेकिन वो यहाँ पर क्या नहीं हो पा रहे, डिग्रेन्युलेट हो नहीं पा रहे। इसका मतलब है कि जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो यहाँ पर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। और गाबा जो है वो क्या है, एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। और ग्लूटामेट जो है यहाँ पर, ये आपको याद रखना कि ये क्या है, एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो इसका लेवल तो क्या हुआ है यहाँ पर, डिक्रीज, जबकि गाबा का लेवल क्या हुआ है, इंक्रीज। ओके, नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि फेनेटोइन जो है इसका फार्माकोकाइनेटिक क्या होगा। बात करें सबसे पहले एब्जॉर्प्शन की, तो आपको याद रखना है कि एब्जॉर्प्शन जो है वो इसका स्लो होता है और जीआईटी के अंदर जो है वो इसका एब्जॉर्प्शन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये हमारी बॉडी के अंदर, और जो इसका प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है वो बहुत हाई होता है, 90% तक होता है इसका। मेटाबॉलिज्म जो है वो लीवर के अंदर होता है, बट यहाँ पर आपको दो प्रोसेस यहाँ पर याद रखनी है। जो लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है फेनेटोइन का, वो दो प्रोसेस के थ्रू होता है। नंबर 1 है हाइड्रोक्सिलेशन और नंबर 2 है ग्लूक्यूरोनाइड कॉन्जुगेशन। तो ये दो प्रोसेस हैं जिनके थ्रू क्या होता है, फेनेटोइन का लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है। अगर हम लोग एक स्पेसिफिक कंडीशन की बात करें यहाँ पर कि अगर ये जो फेनेटोइन है हमारे पास, अगर इसका रेपिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन अगर किया जाता है तो क्या इफेक्ट होगा। तो आपको यहाँ पर याद रखना कि अगर रेपिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम करेंगे फेनेटोइन का, तो जो भी ड्रग हम लोग साथ में दे रहे हैं, फेनेटोइन के साथ में अगर कोई भी ड्रग जो कि को एडमिनिस्टर्ड ड्रग है, तो ये क्या करेगा कि जो को एडमिनिस्टर्ड ड्रग है उसके मेटाबॉलिज्म की रेट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। और उसका रेट जब बढ़ जाता है मेटाबॉलिज्म का, तो को एडमिनिस्टर्ड जो ड्रग है उसका इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता, और साथ ही साथ ये एंजाइम इंडक्शन भी कॉज करता है। ओके, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो फेनेटोइन है ये डोज डिपेंडेंट एलिमिनेशन जो है वो रखता है। बात करें अगर हम इसको लो कॉन्सेंट्रेशन पर अगर यूज करते हैं, यानी कि कितना कॉन्सेंट्रेशन, अगर हम लोग बिलो 10 माइक्रोग्राम पर ml अगर यूज करते हैं इसका, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसका जो एलिमिनेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम लोग लो कॉन्सेंट्रेशन यूज करते हैं फेनेटोइन का, कितना, लेस देन 10 mcg पर ml, तो उस कंडीशन में ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या करता है, फॉलो करता है, और इसका जो प्लाज्मा टी हाफ होगा वो 10 to 24 हार हमें देखने को मिलेगा।
लेकिन अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर, जो इसका रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बहुत ज़्यादा क्या कर दिया हमने, बढ़ा दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो भी एंजाइम जो कि फेनेटोइन को क्या करते थे, मेटाबोलाइज करते थे, वो सभी के सभी जो मेटाबोलाइज एंजाइम है वो क्या हो जाएंगे, सैचुरेट हो जाएंगे। और इसका जो काइनेटिक है, जो हम पहले बोल रहे थे कि लो कॉन्सेंट्रेशन पर ये क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करता है, लेकिन बार बार एडमिनिस्टर करेंगे तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर। इट मीन्स हायर कंसंट्रेशन पे ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो ना करके ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक क्या करता है, ये फॉलो करता है। पहले इसका जो प्लाज्मा टी हाफ था वो 10 to 24 हार था, अब इसका जो प्लाज्मा टी हाफ है वो कितना हो जाएगा, 60 हार्स हो जाएगा इसका। ठीक है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वो इसका बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा इस कंडीशन में, बिकॉज हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की जो रेट है हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज कर दी थे। तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, जो फेनेटोइन है उसकी टॉक्सिसिटी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसलिए हम क्या करेंगे कि जब भी फेनेटोइन का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की जाएगी यहाँ पर फेनेटोइन की। ठीक है, और वो इसेंशियल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, और वो इसलिए ज़रूरी है ताकि हम लोग जो ड्रग का जो डोज है उसको क्या कर सके, एडजस्ट कर सके हम लोग। ठीक है, और साथ ही साथ में अगर हम लोग थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग फॉलो करते हैं तो हम फेनेटोइन की जो टॉक्सिसिटी है उसको भी प्रिवेंट कर पाएंगे। ओके, यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैं वापस बता रहा हूँ आपको, ये जो मैंने बताया आपको कि हायर कॉन्सेंट्रेशन अगर होती है तो उस पर ये फर्स्ट ऑर्डर के बजाय ये किस में चले जाता है, ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, ये इंपॉर्टेंट ड्रग है। ओके, और दूसरा आपको याद रखना है यहाँ पर कि हमें इसकी थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करने की रिक्वायरमेंट है। अब हम बात करेंगे कि इसका जो यूज है वो कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो देखिए, यूज है हम लोग GTCS में कर सकते हैं, ग्रांड मेल एपिलेप्सी के अंदर। ठीक है, पार्शियल सीजर्स में कर सकते हैं, इसके अलावा ट्राइजमाइनल या फिर जो अदर टाइप के न्यूरालजिया हैं उनमें किया जा सकता है, और स्टेटस एपिलेप्टिकस में भी यहाँ पर किया जा सकता है। अब ये जो स्टेटस एपिलेप्टिकस है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, वॉट एंड वाई का फेनेटोइन से रिलेटेड क्या है वो देखिए। अगर हम लोग स्टेटस एपिलेप्टिकस में अगर हम लोग फेनेटोइन को एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो नंबर 1 हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, IV एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे फेनेटोइन का। ठीक है, किसके साथ में करेंगे भाई, नॉर्मल सैलाइन के साथ, यही इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाएगा कि फेनेटोइन का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ग्लूकोज सॉल्यूशन के साथ क्यों नहीं किया जाता। तो उसका रीज़न ये है कि अगर हमने इसको ग्लूकोज के सॉल्यूशन के साथ अगर यूज किया तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा उस सॉल्यूशन में, और प्रेसिपिटेट होने की वजह से ठीक है आगे जा कर के और सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या नहीं करते, फेनेटोइन का यूज नहीं करते, किसमें, ग्लूकोज सॉल्यूशन में। अब हम बात करेंगे कि इसके एडवर्स इफेक्ट कौन कौन से होंगे। तो याद रखना है आपको कि जो फेनेटोइन है वो डोज डिपेंडेंट टॉक्सिसिटी रखता है। ठीक है, नंबर 1 हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 है कि इसकी वजह से हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया ऑफ गम्स जो है वो हो सकता है। और ऐसा क्यों होता है, उसका रीज़न ये है कि जो कोलेजन फाइबर जो है उनका जो कैटाबॉलिज्म होता है उसमें हमें यहाँ पर डिफेक्ट देखने को मिलेगा। तो फेनेटोइन की वजह से कोलेजन जो है उनके कैटाबॉलिज्म के अंदर डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया हमें गम्स के अंदर देखने को मिलेगा। ये हमें कब देखने को मिल सकता है, ये हमें तब देखने को मिलेगा जब हम लोग क्रोनिक थेरेपी यूज करते हैं किसकी, फेनेटोइन को। और अगर हमें क्या करना है, अगर इस इफेक्ट को अगर क्या करना है, हमें रिड्यूस करना है, मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज करने के लिए हम क्या कर लेंगे भाई, यहाँ पर इसको अगर अपन प्रॉपर अगर ओरल हाइजीन अगर रखें तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया जो है गम्स का, इससे बच सकते हैं या फिर इसके इफेक्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। सेकंड अगर यहाँ पर बात करें एडवर्स इफेक्ट की, तो वो है हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और उसके अंदर क्या क्या होगा, स्किन में रैसेज हो सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट याद रखना आपको कि न्यूट्रोपीनिया जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट आगे बताऊंगा मैं कि ऐसा क्यों बोला मैंने। और हिपैटिक नेक्रोसिस भी इसकी वजह से हो सकता है, बट वो रेयरली होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका एडवर्स इफेक्ट है वो है हिर्सुटिज्म, और हिर्सुटिज्म जो है उसका रीजन ये है, एंड्रोजन जो है उनका जो सिक्रीशन लेवल है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हिर्सुटिज्म हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो है
हाइपरग्लाइसेमिया। और हाइपरग्लाइसेमिया क्यों होता है भाई, अगर इंसुलिन जो है अगर उसका रिलीज क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो इंसुलिन के रिलीज के डिक्रीज होने की वजह से हाइपरग्लाइसेमिया होता है। और आपको वैसे भी पता है कि जो इंसुलिन है उसका काम क्या है कि ये हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर। ठीक है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा किसमें, ग्लाइकोजन के अंदर। और ग्लाइकोजन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या है, एक स्टोर्ड फूड है। ठीक है, और इसका जो स्टोरेज है या तो लीवर में होता है या फिर हमारी जो मसल्स हैं उनके अंदर इसका क्या होता है, डिपोजिशन होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवर्स इफेक्ट की, वो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्यों होता है, ड्यू टू फोलेट डेफिशिएंसी, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। और इसके अंदर जो आरबीसी का जो साइज है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना। तो यहाँ पर आरबीसी जो है उसको अपन मैक्रोसाइटिक एनीमिया भी बोल सकते हैं, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे साइड इफेक्ट की, वो है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया जो है वो एक बोन से रिलेटेड डिसऑर्डर है। और ये क्यों होता है, अगर विटामिन डी का जो मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो उसकी वजह से ऑस्टियोमलेशिया होता है। नेक्स्ट है हाइपोकैल्सीमिया। ऐसा क्यों होता है, हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था यहाँ पे कि हमें क्या करना है, जो कैल्शियम होता है उस कैल्शियम को न्यूरॉन में जाने से रोकना है। लेकिन साथ ही साथ क्या होता है, जो हमारा गट है वहाँ गट से भी कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या कर दिया जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज, जिसको हम लोग नाम देते हैं हाइपोकैल्सीमिया। और लास्ट जो है हमारे पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम। ठीक है, ये जो फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम है इसमें आपको याद रखना है कि ये एक तरह का क्या है, टेरेटोजेनिक इफेक्ट है। क्या मतलब होता है भाई टेरेटोजेनिक इफेक्ट का, अगर कोई भी फीमेल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर कोई ड्रग यूज करती है और उस ड्रग की वजह से क्या हो, बच्चे के डेवलपमेंट में क्या हो, कोई एरर अगर आता है, तो उसको अपन बोलते हैं कि ये ड्रग क्या रखती है, टेरेटोजेनिसिटी रखती है। ठीक है, तो अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर फेनेटोइन का अगर यूज करते हैं तो उसकी वजह से फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम हमें देखने को मिल सकता है। और इस कंडीशन में हमें तीन चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट और डिजिटल हाइपोप्लेजिया हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सेम अगर अपन बात करें कि अगर हमने हाई कॉन्सेंट्रेशन में अगर यूज किया है किसका, फेनेटोइन का, तो उस कंडीशन में हमें कौन कौन से एडीआर हमें देखने को मिलेंगे। तो नंबर 1 हम बात करते हैं यहाँ पर किस पर, सीएनएस पर, कि सीएनएस पर कौन कौन से साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको याद रखना है वेस्टिबुलो सेरेबुलर सिंड्रोम। ठीक है, क्या याद रखना है, VCS, वेस्टिबुलो सेरेबुलर सिंड्रोम, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अंदर क्या होगा कि कुछ सीएनएस से रिलेटेड साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे, लाइक वर्टाइगो हमें देखने को मिल सकता है, एटेक्सिया, ट्रेमर, हेडेक, निस्टेगमस और साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस जो है वो देखने को मिल सकता है। किसके अंदर भाई, वेस्टिबुलो सेरेबुलर सिंड्रोम के अंदर, VCB के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर कि CVS पे क्या इफेक्ट होंगे हाई कॉन्सेंट्रेशन पर। तो अगर हम लोग IV एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं फेनेटोइन का हाई कॉन्सेंट्रेशन में, तो इसकी वजह से क्या होगा भाई, हाइपोटेंशन हो सकता है और कार्डियक अरिथमिया इनकी वजह से हो सकता है। और साथ ही साथ में अगर इस ड्रग का क्या होता है, एक्स्ट्रा वेसेसन अगर होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, लोकल नेक्रोसिस जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट साइड इफेक्ट अपन देखते हैं यहाँ पर किस पर, GIT पर। GIT की अगर अपन यहाँ पर बात करें तो GIT में जो साइड इफेक्ट है वो हमें कौन कौन से देखने को मिलेंगे, नोजिया, वॉमिटिंग और डिस्पेप्सिया हमें देखने को मिलेगा। बट इन इफेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई रिड्यूस, हम लोग पेशेंट को बोलेंगे कि अगर आप फेनेटोइन लेते हो तो आपको ये फेनेटोइन जो है वो खाना खाने के बाद लेना है। तो ये जो हमारे पास ये 3 GIT से रिलेटेड साइड इफेक्ट है, इनको भी क्या किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है। तो ये था किसके बारे में, फेनेटोइन के बारे में। ओके, थैंक यू।